हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभ्यास सीरीज का पार्ट 9, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड से रिलेटेड उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस का जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट्स है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, इसलिए हमें निरंतर मेहनत करते रहना है और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना है। आइए दोस्तों, इसी के साथ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सी सिंचाई प्रणाली को उच्चतम सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पृष्ठीय विधि, उपपृष्ठीय विधि, छिड़काव विधि या टपक विधि। दोस्तों, आप लोग बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बताइए। जो छिड़काव विधि दे रहे हैं दोस्तों, उनका आंसर गलत है। इसका आंसर छिड़काव विधि नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? टपकदार विधि। ठीक है, आइए हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन पूछ क्या रहा था। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है वाटर यूज एफिशिएंसी की, मतलब कौन सा ऐसा मेथड है जिसकी वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है सर्वाधिक है। क्या पूछ रहा है? वाटर यूज इफिशियंसी। ठीक है, वाटर यूज एफिशिएंसी मतलब पूछ रहा था किस मतलब विधि की सर्वाधिक है। तो इसके लिए कौन सी विधि होगी दोस्तों? टपकदार विधि। टपकदार विधि जो होती है दोस्तों, यानी कि इसे क्या कहते हैं? ड्रिप मेथड। ठीक है, ड्रिप मेथड भी कहा जाता है दोस्तों। और इसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रिकल मेथड के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यही विधि जो है दोस्तों, जिसकी वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है सर्वाधिक होती है। इसमें पानी की जो बचत होती है, इस विधि में पानी की जो बचत होती है दोस्तों, वो करीब में 50 से 60% पानी की जो बचत होती है। पानी की बचत इसमें कितनी होती है? 50 से 60% होती है। और वहीं बात कर लें इसकी जो जल उपयोग क्षमता होती है, इस विधि में जल उपयोग क्षमता कितनी होती है? 90 से 95% तक दोस्तों होती है। 90 से 95% तक। ठीक है, इस विधि का जो विकास है वो कहाँ पे किया गया था, कहाँ से हुआ था, किस देश से दोस्तों? इस विधि का विकास इजराइल से। इस विधि का विकास कहाँ से हुआ है दोस्तों? इजराइल से। ये भी आप लोग ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इजराइल से। ठीक है, तो मतलब और इस विधि का उपयोग दोस्तों कहाँ पे किया जाता है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। इस विधि का उपयोग जो होता है शुष्क क्षेत्रों में, यानी कि शुष्क, और इसका उपयोग जो होता है दोस्तों कहाँ पे किया जाता है? शुष्क और लवणीय क्षेत्र जो होते हैं उन क्षेत्रों में ये विधि, लवणीय क्षेत्रों में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के द्वारा दोस्तों किन फसलों की सिंचाई, ये विधि होती है, ये विधि बगीचों, ठीक है, वह दूर दूर जो फसलें बोई जाती हैं उनके लिए ये सिंचाई की एक सर्वोत्तम विधि होती है। ठीक है दोस्तों, और अब हम बात कर लेते हैं दूसरा मेथड जो होता है, जो आप लोग इसका जवाब दे रहे थे, छिड़काव विधि। छिड़काव विधि में दोस्तों क्या होता है? छिड़काव विधि में यानी कि छिड़काव विधि। ठीक है, इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? स्प्रिंकलर मेथड। ठीक है,
स्प्रिंकलर मेथड कहते हैं छिड़काव विधि को दोस्तों। इस विधि में जो पानी की बचत होती है दोस्तों, पानी की बचत कितनी होती है, 40 से 50% तक, ठीक है। और जल उपयोग क्षमता इसकी जो होती है इस विधि में दोस्तों, जल उपयोग क्षमता जो होती है दोस्तों इस विधि में कितनी होती है, 50 से 60% तक, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टपकदार विधि यानी कि ड्रिप इरिगेशन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, टमाटर के लीफ संकुचन बीमारी का वाहक क्या है। मतलब जो लीफ कर्ल डिजीज लगती है टोमेटो में दोस्तों, टोमेटो लीफ कर्ल डिजीज, ठीक है। टोमेटो लीफ कर्ल डिजीज जो लगती है दोस्तों, इसका वाहक यानी कि वेक्टर पूछा गया है। इसका वेक्टर क्या होता है, सफ़ेद मक्खी, झींगुर, मृदा जीवाणु या ग्रासहॉपर। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मृदा जीवाणु बता रहे हैं वो गलत है। ग्रासहॉपर भी नहीं होगा और झींगुर भी नहीं होगा, यानी कि झींगुर को क्या कहते हैं, और क्रिकेट। इसका राइट आंसर क्या होगा, वाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी। टमाटर की लीफ संकुचन बीमारी का वाहक जो होता है सफ़ेद मक्खी होती है, और ये बीमारी जो होती है वायरस जनित बीमारी होती है, ठीक है दोस्तों। ये एक पौधे से दूसरे पौधे पर किसके द्वारा फैलाया जाता है, सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉसम एंड रॉट किस फसल से संबंधित है। पोटैटो, टोमेटो, पोमैटो, उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्लॉसम एंड रॉट जो होता है किस फसल से संबंधित है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये पता होगा ब्लॉसम एंड रॉट है क्या, तभी आप लोग बता पाएंगे, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, पोटैटो होगा या टोमेटो होगा या पोमैटो होगा या उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इसका राइट दे रहे हैं आंसर बी, वो बिल्कुल सही है, टोमेटो। दोस्तों ये होता क्या है, ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज। रॉट डिजीज जो होती है दोस्तों, ये टमाटर में लगती है। ये एक डिजीज है दोस्तों, टमाटर में लगती है, ठीक है। वैसे इसे डिजीज दोस्तों कहना बेकार ही है, क्योंकि ये जो होती है ये किस कारण से होती है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है ये बेकार होता है दोस्तों। ये से बीमारी यानी कि डिजीज़ कहना मतलब उचित नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। इसलिए इसे डिजीज़ कहना उचित नहीं होगा, डिसऑर्डर, ठीक है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे शारीरिक कारण भी कहा जाता है, शारीरिक विकार, ठीक है दोस्तों। ये होती किससे है, ये टमाटर की फसल में किसकी कमी से होती है दोस्तों, कैल्शियम की कमी से, ठीक है। जब पौधों में कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी, अधिक तापमान, ठीक है, अधिक तापमान व जल का अनियमित रूप से देना, ठीक है। सिंचाई भी मतलब कम या अधिक जल भी इसका एक कारण होता है, ठीक है, रूप से देना, ये इसके होते हैं मूल कारण, ठीक है। जब पौधों में कैल्शियम की दोस्तों कमी होती है या पौधे कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाते हैं, यानी कि पौधे की जड़ें जो होती है कैल्शियम को अवशोषित नहीं कर पाती, या फिर मतलब कैल्शियम का जो वितरण है पौधों में समुचित रूप से नहीं हो पाता है, तब ये डिजीज पौधों में दोस्तों ये पौधों में या फलों पर दोस्तों ये देखने को मिलती है, ठीक है। और इससे केवल
टोमेटो ही प्रभावित नहीं, टमाटर ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि ये शिमला मिर्च है और कद्दू वर्गीय जो फसलें होती हैं दोस्तों, उसमें भी इसका प्रकोप देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से प्रभावित होने वाली फसल कौन सी है? टमाटर की फसल होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि शारीरिक विकार कहलाता है, ठीक है। इसे डिजीज़ कहना नहीं उचित होगा, क्योंकि ये तत्वों की कमी और जो अन्य कृषिगत क्रियाएं होती हैं उनके कारणों की वजह से दोस्तों ये होती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं ये किस प्रकार, मतलब पौधों पे जब लगता है तो प्रभावित भाग किस प्रकार का हो जाता है। आइए इमेज के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये दोस्तों आपके सामने एक इमेज लगा हुआ है, ये टमाटर है। टमाटर का प्रभावित भाग आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये ठीक है। ये ऐसे टमाटर का जो होता है पौधा हो जाता है, यानी कि वो फल हो जाता है, सॉरी। और ये इस साइड में आप लोगों को जो दिख रहा है ये क्या है? शिमला मिर्च है, ठीक है। ये दूसरा पिक्चर जो है शिमला मिर्च का है और ये पिक्चर जो है किसका है? टमाटर का है। तो ये टमाटर पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये टमाटर है और दूसरा जो इमेज है वो शिमला मिर्च है। इसमें दोस्तों पहले स्पॉट बनता है, बाद में धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्राउन कलर का होके और उसमें सड़न पैदा हो जाती है। इसका कारण दोस्तों अभी मैंने बताया है, अधिक ताप, कैल्शियम की कमी और अनियमित रूप से सिंचाई करना भी इसका एक मूल कारण होता है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें होता क्या है कि यदि हम नाइट्रोजन, ये रोग अगर खेत लगा हुआ है दोस्तों फल पे और उस समय हम नाइट्रोजन अधिक मात्रा में दे देते हैं, तब भी इस रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। क्योंकि कारण ये होता है कि वानस्पतिक वृद्धि उस समय ज़्यादा होने लगती है दोस्तों, और जब वानस्पतिक वृद्धि होगी तो फलों का आकार भी दोस्तों बढ़ेगा और उस समय कैल्शियम की आवश्यकता ज़्यादा होगी और कैल्शियम की जब पूर्ति नहीं हो पाती है तो ये प्रकोप देखने को मिलता है। तो एक प्रकार से दूसरा कारण दोस्तों नाइट्रोजन भी, अगर हम ये रोग का प्रकोप दिख रहा है खेत में, अगर उस समय नाइट्रोजन दे रहे हैं तो भी वो भी एक कारण इसका हो जाता है, ठीक है। और ये टमाटर है, शिमला मिर्च है, ठीक है। और कद्दू वर्गीय फसलों में भी ये ब्लॉसम एंड रॉड डिजीज देखने को मिलती है। इसका जो निचला सिरा होता है अंतिम भाग, इसीलिए एंड रॉड कहा गया है, ठीक है। अंतिम जो सिरा यानी निचला भाग जो फल का होता है वहीं से इसका प्रभाव दिखना शुरू होता है और धीरे धीरे करके पूरा फल प्रभावित हो जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण डिजीज है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। निम्न में टमाटर की कौन सी किस्म शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है? अर्का विकास, अर्का अरोड़ा, रोमा, पूसा H1। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछी गई जो ड्राई एरियाज होते हैं दोस्तों, ड्राई एरियाज के लिए वैरायटी कौन सी उपयुक्त होगी? ड्राई एरियाज के लिए, ठीक है, फॉर ड्राई एरियाज कौन सी वैरायटी जो है वो उपयुक्त होगी, आप लोगों को बताना है। अर्का विकास, अर्का अरोड़ा और रोमा या पूसा H1। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जो लोग अर्का विकास इसका आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर? अर्का विकास। अर्का विकास जो है दोस्तों ये शुष्क क्षेत्रों यानी ड्राई एरियाज के लिए एक उपयुक्त वैरायटी है। और अर्का अरोड़ा जो है दोस्तों, अर्का अरोड़ा जो वैरायटी है दोस्तों ये अगेती किस्म है, ठीक है। टमाटर की अगेती किस्म है। रोमा की दोस्तों बात करें तो ये रोमा जो है ये एक पछेती किस्म है, ठीक है, पछेती किस्म वही पूसा H1 की बात की जाए, पूसा H1 तो ये अधिक तापमान वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त टमाटर की वैरायटी है, ठीक है, उपयुक्त टमाटर की किस्म है। ये जो है अर्का वैरायटी जो है ये IIHR बेंगलुरु से निकली हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अर्का अरोड़ा हो गई अगेती,
अर्का विकास जो है ड्राई एरियाज़ के लिए होती है। रोमा जो है पछेती किस्म है टमाटर की, बहुत महत्वपूर्ण किस्म है दोस्तों। और पूसा H1 जो है ये अधिकतम तापमान वाले क्षेत्रों के लिए एक सर्वोत्तम किस्म होती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पूसा मेघाली किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? मूली, मिर्च, शलजम, गाजर। दोस्तों आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पूसा मेघाली पूछा गया दोस्तों। दोस्तों जो लोग शलजम, मूली दे रहे हैं ये गलत है और मिर्च भी गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? गाजर। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? गाजर। पूसा मेघाली जो है पूसा मेघाली जो है ये किसकी वैरायटी है दोस्तों? गाजर की। ठीक है, पूसा मेघाली व एक महत्वपूर्ण वैरायटी दोस्तों और होती है पूसा केसर। पूसा केसर, ये दोनों वैरायटियां जो होती हैं दोस्तों, ठीक है, ये विटामिन के लिए, विटामिन ए के लिए बहुत अच्छी किस्म है। ठीक है, विटामिन ए इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। पूसा मेघाली दोस्तों है ये जो वैरायटी है किसके क्रॉस से बनी है, ये भी नोट कर लीजिए। पूसा मेघाली जो वैरायटी है दोस्तों गाजर की, पूसा मेघाली ये किसके क्रॉस से बनी है दोस्तों? पूसा केसर व एक नेंटस वैरायटी होती है दोस्तों, नेंटस। ठीक है, इसके क्रॉस से ये बनी है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस प्रकार की मधुमक्खी में डंक होते हैं? लिख गया यहाँ पे, किस प्रकार की मधुमक्खी में डंक होते हैं? आप लोगों को बताना है रानी, नारी, नर मधुमक्खी या श्रमिक मधुमक्खी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों को बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, जो लोग श्रमिक दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सी, श्रमिक मधुमक्खी जो होती है इसमें क्या होता है? डंक पाए जाते हैं। ठीक है, रानी मधुमक्खी जो दोस्तों होती है, रानी मधुमक्खी जो होती है इनका मुख्य कार्य जो होता है जनन करना। मुख्य कार्य क्या होता है? जनन करना। मुख्य कार्य होता है जनन करना। वह छत्ते में इनकी संख्या क्या होती है? एक होती है। वह छत्ते में इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या एक होती है। नर मधुमक्खी जो होती है दोस्तों, इसके बारे में लिख लीजिए। नर मधुमक्खी जो होती है, नर मधुमक्खी जो होती है इसमें क्या पाया जाता है? इनका आकार, पहली बात आकार जो होता है दोस्तों, इनका आकार छोटा होता है रानी की तुलना में। इनका आकार छोटा होता है। ठीक है, और इसमें क्या पाई जाती है? मोम ग्रंथियाँ। नर मधुमक्खी में ही क्या पाई जाती है? मोम ग्रंथियाँ इसमें अनुपस्थित होती हैं दोस्तों। मोम ग्रंथियाँ जो होती है इसमें, मोम ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती हैं। वह डंक भी नहीं पाया जाता है, डंक भी नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, डंक भी इसमें नहीं पाया जाता है। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? जो रानी मधुमक्खी होती है उसके साथ मैथुन करना। ठीक है, मुख्य कार्य क्या होता है? रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन करना। अब बात कर लेते हैं श्रमिक की। ठीक है, और मधुमक्खियाँ जो होती हैं ये एक कॉलोनी बनाकर रहती हैं, यानी कि एक सामाजिक जीव भी होती हैं। जिस प्रकार चींटी एक सामाजिक जीव होता है वैसे मधुमक्खी भी एक सामाजिक जीव है, उसी प्रकार दीमक भी। ठीक है, दीमक भी कॉलोनी में रहते हैं। दोस्तों जो ये श्रमिक होते हैं, श्रमिक इनमें कौन होता है? बंध मादाएं। वास्तव में रानी मधुमक्खी के पास एक जो होती है दोस्तों, एक जेली होती है
और उस जेली को क्या करते हैं, ये स्प्रे कर देती हैं, यानी कि छिड़क देती हैं, और ये जो अन्य मधुमक्खियाँ होती हैं वो बांझ हो जाती हैं। ठीक है। और इनका आकार जो होता है दोस्तों, इनका आकार जो होता है ये आकार में सबसे छोटी होती है। आकार में सबसे छोटी होती हैं। रॉयल जेली। ठीक है। कौन सी जेली होती है दोस्तों इनके पास? रॉयल जेली। ठीक है। इसी जेली का स्प्रे कर देती हैं और जो अन्य मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बांझ हो जाती हैं। और यही बांझ मधुमक्खियाँ जो होती हैं वर्कर का कार्य करती हैं। ठीक है। शरीर इनका छोटा होता है और इनमें डंक पाया जाता है। ये श्रमिक मधुमक्खियाँ जो होती हैं दोस्तों, इनमें ही डंक पाया जाता है। किसी दिन दोस्तों हम इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे मधुमक्खी के ऊपर, और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को बताएंगे। इनकी स्टोरी जो होती है बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है, इसके बारे में आप लोगों को हम बताएंगे ये किस प्रकार कार्य करती हैं, किस प्रकार रहती हैं, और रानी का कार्य क्या होता है, श्रमिक का कार्य क्या होता है, नर मधुमक्खी का कार्य क्या होता है, सबके बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताकर एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे और उसके माध्यम से, इमेज के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवरोध बांध ... के लिए बनाए जाते हैं। अवनलिका अपर्दन नियंत्रण, जल संग्रहण, सी है ए और बी दोनों, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अवरोध बांध जो होते हैं ये किस लिए बनाए जाते हैं? अवनलिका अपर्दन नियंत्रण के लिए, जल संग्रहण के लिए, ए और बी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग सी इसका दे रहे हैं वो आंसर बिल्कुल राइट है। क्या होगा? सी आंसर इसका राइट आंसर होगा, दोनों होगा। अवनलिका अपर्दन नियंत्रण के लिए अवरोध बांध बनाए जाते हैं और जल संग्रहण के लिए दोस्तों क्या होता है, कभी कभी मतलब जब वर्षा के जल के द्वारा क्या होती है, अवनलिकाएँ बन जाती हैं। और ये अवनलिकाएँ जो होती हैं साधारण जुताई अगर दोस्तों खेतों में की जाती है तो ये अवनलिकाएँ जो होती हैं समाप्त नहीं होती हैं। इसीलिए क्या बनाए जाते हैं, अवरोध बांध बनाए जाते हैं, और वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए भी अवरोध बांध बनाए जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, पार्थेनोकार्पिक फल हैं छद्म फल, संकुल फल, या बीज रहित फल, या उपरोक्त सभी। जो छद्म दोस्तों लिखा हुआ है इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट, झूठा फल, या झूठा फल। ठीक है। आप लोगों को बताना ये क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फल कौन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ए। ठीक है। सॉरी, क्या होगा, बीज रहित फल। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, बीज रहित फल जो होते हैं ये होते हैं छद्म फल, यानी कि फॉल्स फ्रूट या झूठे फल। आइए दोस्तों आप लोगों को हम बताते हैं पार्थेनोकार्पी होती क्या है। पार्थेनोकार्पी के बारे में बताते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी। फॉल्स फ्रूट या छद्म फल, या फॉल्स फ्रूट या छद्म फल या झूठा फल क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके फूलों के अंडाशय जो होते हैं बिना निषेचन के ही उन पर क्या होता है, फल डेवलप हो जाता है, यानी कि फल बन जाता है पौधों के अंडाशय पर। फूलों के अंडाशय बिना निषेचन के फल विकसित, फूलों के अंडाशय पर बिना निषेचन के फल विकसित होने की जो कला होती है
उसे ही क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी। उसी को क्या कहा जाता है, पार्थेनोकार्पी दोस्तों कहा जाता है। ये पार्थेनोकार्पी जो होती है दोस्तों, इसी को क्या कहा जाता है, और यह अनिषेक फलन, पार्थेनोकार्पी को ही अनिषेक फलन के नाम से बयान है, अनिषेक फलन। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी कुछ पौधों के फूलों के अंडा से बिना निषेचन के ही उन पर क्या होता है, फल डेवलप हो जाता है। ऐसे फलों को क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। और इन्हीं को इस क्रिया को अनिषेक फलन के नाम से भी जाना जाता है। ये फल जो दोस्तों, ये फल जो होते हैं ये बीज रहित फल होते हैं, और इससे निर्मित फल जो होते हैं दोस्तों क्या होते हैं, बीज रहित, यानी कि बीज रहित फलों का बनना ही क्या है, पार्थेनोकार्पी है, बीज रहित होते हैं। ठीक है, एक लाइन में हम समझ सकते हैं, बीज रहित फलों का डेवलप होना ही क्या है, पार्थेनोकार्पी है। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों आप लोग समझ लीजिए, जैसे केला, और केला के अलावा अंजीर आदि, केला है, अंजीर है आदि, ये जो होते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि क्या कहलाते हैं, फॉल्स फ्रूट, बीज रहित फल। ठीक है, केला और अंजीर ये क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हैं। और दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं हम कि कुछ फलों का निर्माण जो होता है, छद्म फल के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। झूठा फल या फॉल्स फ्रूट क्या होता है दोस्तों, कभी कभी दोस्तों क्या होता है, झूठा फल के बारे में आप लोगों को बता दें, वो तो अनिषेक फलन हो गया था दोस्तों। झूठा फल यानी कि फॉल्स फ्रूट दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या होता है, मतलब इन फलों के निर्माण में पुष्प के जो होते हैं अन्य भाग, देखो इस प्रकार से इन फलों के निर्माण में दोस्तों क्या होता है, निर्माण में फूलों के अन्य भाग अंडाशय के अलावा फूलों के अन्य भाग, जैसे पुष्पासन है दोस्तों, दलपुंज है, कैरोला है ना। ठीक है, दलपुंज आदि जो होते हैं भाग जब लेते हैं, आदि भाग लेते हैं, ऐसे फलों को क्या कहते हैं, झूठा फल कहा जाता है। ऐसे फलों को झूठा फल कहा जाता है। मतलब ये इन फलों का निर्माण ऐसे होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, पुष्प के अन्य भाग, ठीक है, थैलेमस है, कैरोलस है, ठीक है, थैलेमस, कैरोला इत्यादि, कलीग इत्यादि जब भाग लेते हैं, यानी कि पुष्पासन है, दलपुंज है, जब ये सब भाग लेते हैं दोस्तों, तो ऐसे फलों से जब फल का निर्माण जब होता है, यानी फल डेवलप होता है, तो कौन सा फल कहलाता है, फॉल्स फ्रूट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल में दोस्तों क्या होता है, जैसे सेब है, ठीक है, कटहल है, सेब, कटहल इत्यादि जो हैं, ये सब क्या होते हैं, फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। दोस्तों पार्थेनोकार्पी जो होती है, इसके बारे में भी समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो पार्थेनोकार्पी है दोस्तों, पार्थेनोकार्पी दोस्तों क्या होती है, पार्थेनोकार्पी ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। इसका है ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है कुंवारा फल। क्या होता है, कुंवारा फल। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि बिना निषेचन के, यानी कि इसीलिए इसे अनिषेक फलन भी कहा जाता है। कुंवारा फल पार्थेनोकार्पी ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है कुंवारा फल। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस प्रकार की मृदा अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है दोस्तों? अवनलिका क्षरण, क्षुद्र सरिता क्षरण, परत क्षरण या उपरोक्त सभी? आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा, परत क्षरण। परत क्षरण जो होती है इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लैश इरोजन। क्या कहते हैं? स्प्लैश इरोजन। ठीक है, परत क्षरण। परत क्षरण में दोस्तों होता क्या है? परत क्षरण में ये इसमें क्या होता है, जो मृदा की जो उपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों, वो क्या होती है? वो बह जाती है। ठीक है, वर्षा के जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहा ले जाती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, मृदा का मतलब परत क्षरण होता है। परत क्षरण में दोस्तों जो उपजाऊ भूमि होती है मृदा की उपजाऊ भूमि जो होती है, मृदा की उपजाऊ भूमि की परत का ह्रास होता है। ठीक है, उपजाऊ भूमि की परत का ह्रास होता है दोस्तों। ये वैसे दिखती तो नहीं है। ठीक है, परत क्षरण जो होता है इसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, हानि सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इससे उपजाऊ भूमि का विनाश सबसे ज़्यादा होता है। और इसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? किसान की मौत कहा जाता है, क्योंकि जो उपजाऊ भूमि होती है उसका इसमें सर्वाधिक विनाश होता है। ठीक है, और ये विनाश जो होता है दोस्तों वर्षा के जल से, वायु द्वारा इत्यादि के द्वारा सॉइल इरोजन जो होता है दोस्तों होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और परत क्षरण यानी कि स्प्लैश जो इरोजन होता है इसी को किसान की मौत भी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों जो अवनलिका क्षरण होता है, अवनलिका क्षरण में क्या होता है, पहले छोटी छोटी इसमें नालियाँ बनती हैं वर्षा ऋतु के द्वारा। ठीक है, और यही जो अवनलिकाएँ होती हैं दोस्तों, ये अवनलिकाएँ जब बड़ा रूप धारण कर लेती हैं, ठीक है, बड़ा रूप जब धारण कर लेती हैं, बड़ा रूप, तब इन्हें क्या कहते हैं? क्षुद्र सरिता क्षरण के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो स्प्लैश इरोजन होता है यानी कि परत क्षरण, इसके द्वारा सर्वाधिक हानि होती है मृदा की, उपजाऊ भूमि की सर्वाधिक हानि होती है, इसीलिए इसे किसान की मौत कहा जाता है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। समोच्च खेती की जाती है खेत की ढलान के साथ साथ समतल स्थलाकृत भूमि, खेत की ढलान के विपरीत, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। समोच्च खेती जो होती है दोस्तों ढलान पर, पहाड़ी पर जो होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों समान ऊंचाई। ठीक है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों और एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये जो रेखा होती है दोस्तों ये क्या होती है? ये समोच्च रेखा कहलाती है। ठीक है, ये मान लीजिए एक पहाड़ी है दोस्तों इस तरह से। ठीक है, और ये जो दो बिंदु हैं समान ऊंचाई के, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये क्या कहलाती है? समोच्च रेखा। समोच्च रेखा कहलाती है। ठीक है, और इस रेखा के विपरीत, मतलब मान लीजिए इसका ढाल इस तरफ है और इसके विपरीत जो कर्षण क्रियाएं की जाती हैं वो क्या कहलाती है? समोच्च खेती या कंटूर खेती के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इस ढाल, मान लीजिए इसका ढाल इधर है, इस ढाल के विपरीत जो कर्षण क्रियाएं की जाती हैं वो क्या कहलाती है दोस्तों? समोच्च खेती या कंटूर खेती के नाम से जाना जाता है। मतलब ढाल के ऊपर एक ऊंचाई के अलग अलग दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कंटूर रेखा या समोच्च रेखा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो ढाल के विपरीत खेती की जाती है ये समोच्च खेती कहलाती है। ठीक है, इसमें जो कर्षण क्रियाएं होती हैं वो ढाल के विपरीत दिशा में
की जाती हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? खेत के ढलान के विपरीत जो कर्षण क्रियाएं होती हैं वो समोच्च खेती कहलाती है, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गुणवत्ता पूर्ण बीज संदर्भित हैं, आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, बीज गुणवत्ता मानक या उपरोक्त सभी। दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं डी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ठीक है, क्या होगा? डी। डी इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बीज के लिए आनुवांशिक शुद्धता भी दोस्तों होनी चाहिए, भौतिक शुद्धता भी होनी चाहिए और बीज गुणवत्ता मानक को वो पूरा करते हों। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। गुणवत्तापूर्ण बीज संदर्भित करता है तीनों को, आनुवांशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता और बीज गुणवत्ता मानक। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पाद होता है, ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, लिग्निन या ह्यूमस। दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा। ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, लिग्निन या ह्यूमस। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जैव पदार्थ के अपघटन का अंतिम उत्पाद जो होता है डी, यानी कि ह्यूमस। ह्यूमस दोस्तों होता है क्या है? जब किसी प्रकार की मृदा में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जो विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, ह्यूमस होता है क्या दोस्तों? किसी प्रकार की मृदा में पाए जाने वाले सभी प्रकार के विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसी को ह्यूमस कहा जाता है। और ह्यूमस का दोस्तों निर्माण कैसे होता है? इसका जो निर्माण होता है पादपों जंतुओं के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या अवशेष होते हैं उनके विच्छेदन के फलस्वरूप या सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा जब उनका विच्छेदन कर दिया जाता है तो इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो जैव पदार्थ के अपघटन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ह्यूमस होता है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में कौन जीन नत्रजन स्थिरीकरण के उत्तरदायी है? निफ जीन, नोरिन 1, नोरिन 10 या निफ 1। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? निफ जीन। निम्न में कौन सा जीन नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो निफ जीन होगा। निफ जीन जो होता है ये नत्रजन स्थिरीकरण के लिए दोस्तों उत्तरदायी एक जीन होता है। ये क्या होता है? वातावरण से जो नत्रजन होती है उसके स्थिरीकरण के लिए एक ही महत्वपूर्ण और उत्तरदायी जीन होता है निफ जीन। और नोरिन 1 जो होता है, नोरिन 1 की खेती जो होती है ये धान का जीन था दोस्तों। धान का एक प्राचीन जीन है जो कि जापान में धान से संबंधित है। ठीक है, ये इसका प्रयोग किस में होता था? धान। और ये धान का एक प्राचीन जीन है। ठीक है, और ये इसका जो इसके बारे में जो खोज हुई थी वो कहाँ से हुई थी दोस्तों? जापान से, नोरिन 1। और नोरिन 10 की दोस्तों बात करें, नोरिन 10 जो होता है दोस्तों गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? नोरिन 10। नोरिन 1 धान से रिलेटेड है उत्तरदायी जीन, और नोरिन 10 जो है ये गेहूं से रिलेटेड एक जीन है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। और निफ जीन जो दोस्तों होता है, निफ जीन के बारे में सुन लीजिए। निफ जीन जो होता है ये एक परमाणु हार्मोन रिसेप्टर जीन होता है। क्या होता है? एक परमाणु हार्मोन रिसेप्टर जीन होता है। और ये जो क्रियाएं होती हैं सक्रिया गतिशीलता। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ये निफ 1 जो दोस्तों होता है एक परमाणु हार्मोन रिसेप्टर जीन होता है और ये एक सक्रिय गतिविधियों को नियंत्रित करता है। सक्रिय गतिविधियां जो होती हैं
उनके नियंत्रण में ये सहायक होता है। एक परमाणु क्या होता है, ये एक परमाणु हार्मोन रिसेप्टर जीन होता है। ठीक है, सक्रियाओं की जो गतिविधियाँ होती हैं उनको नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग होता है। आप लोग याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की मूल इकाई है एक गांव, एक समुदाय, विकासखंड, एक परिवार, एक जनपद। दोस्तों इस पूछा गया है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चला था IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में पूछा गया दोस्तों। इसके विकास कार्यक्रम की मूलभूत इकाई थी वो क्या थी दोस्तों, आप लोग बताना है। एक गांव था, एक सामुदायिक विकासखंड था, एक परिवार। दोस्तों ये इसकी जो मूलभूत इकाई थी दोस्तों IRDP कार्यक्रम की, वो एक परिवार थी। ठीक है, इसकी मूलभूत इकाई क्या थी, परिवार, मतलब एक परिवार का विकास करना इस IRDP प्रोग्राम का लक्ष्य था। ठीक है, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मूलभूत इकाई क्या थी इसकी, परिवार थी। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण को कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को कहा जाता है। परिक्षेत्र वानिकी, सिल्वी पॉस्चरल या कृषि वानिकी या सामाजिक वानिकी। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, डी, सामाजिक वानिकी। ठीक है, सिल्वी पॉस्चर जो दोस्तों क्या होता है, सिल्वी पॉस्चरल जो होता है दोस्तों, इसमें सिल्वी मतलब होता है पेड़ उगाना। ठीक है, प्लस पॉस्चरल में होता है चारागाह प्लस पशु। ठीक है, जब तीनों चीज़ों का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, सिल्वी पॉस्चरल कहलाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। सिल्वी पॉस्चरल में क्या होता है दोस्तों, पेड़, चारागाह प्लस पशु। कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री आप लोगों को पता ही है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इसके अलावा एक और दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए, जैसे एग्रो होता है, एग्रो ये भी पूछा गया है, एग्रो सिल्वी कल्चर, एग्रो सिल्वी कल्चर। इसमें क्या होता है दोस्तों, एग्रो सिल्वी कल्चर में इसमें फसलें होती हैं, पेड़ होते हैं। ठीक है, मुख्यतः ईंधन पर्पज के लिए। और क्या होता है दोस्तों, एग्रो सिल्वी कल्चर में फसल और पेड़। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। इसी तरह होता है दोस्तों, जैसे आलू की खेती के साथ में पॉपुलर की खेती, पॉपुलर। ठीक है, इसमें फसलें होती हैं और पेड़ होते हैं। ठीक है, इसी तरह एग्रो हॉर्टिकल्चर होता है, उसमें क्या होता है, फसलें होते हैं और फल वृक्ष। जैसे फसल मान लीजिए मसूर की खेती के साथ आंवला की खेती, ये क्या कहलाता है, एग्रो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मृदा में यूरिया के अपघटन से मिलता है यूरिक अम्ल, अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बोनेट या एमाइड्स। आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं एमाइड्स, बिल्कुल गलत है। यूरिया में जो नत्रजन पाई जाती है दोस्तों, यूरिया में नत्रजन का रूप जो होता है, रूप यानी कि जिस फॉर्म में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, एमाइड्स। एमाइड्स रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं, पूछा गया दोस्तों इसमें, इसका राइट आंसर होगा अमोनियम कार्बोनेट। क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट। यूरिया में जो मृदा में यूरिया के अपघटन से क्या मिलता है, अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। कैसे दोस्तों आप लोगों को बताते हैं, जब मृदा में दोस्तों यूरिया डाली जाती है, तो यूरिया क्या होती है, यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में, यूरिया जो होती है यूरेज एंजाइम की दोस्तों उपस्थिति में क्या होती है, सूक्ष्म जीवों द्वारा हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से क्या होती है, अमोनियम कार्बोनेट में
अमोनियम कार्बोनेट में चेंज हो जाती है। फिर से दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, मृदा में जब यूरिया को डाला जाता है तो यूरेज एंजाइम के उपस्थिति में दोस्तों ये सूक्ष्म जीवों द्वारा हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा अपघटित होकर अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। ठीक है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीकरण से, ठीक है, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया तथा नाइट्रेट में ये चेंज हो जाती है। अमोनियम कार्बोनेट जो होती है दोस्तों, जब मृदा में यूरिया को डाला जाता है तो ये यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित हो जाती है। विघटित होकर ये क्या बनाती है? अमोनियम कार्बोनेट बनाती है। अमोनियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों, ये ऑक्सीडेशन, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन प्रक्रिया जो होती है, सूक्ष्मजीवी ऑक्सीकरण, इसके फलस्वरूप क्या होता है? लास्ट में अमोनिया और नाइट्रेट का निर्माण होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रकार इसे समझ सकते हैं। यूरिया को जब डाला जाता है मृदा में तो यूरेज एंजाइम जो होता है, यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया चलती है? हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा। यहाँ पे लिख लीजिए, हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? अमोनियम कार्बोनेट का। किसका निर्माण होता है दोस्तों? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और अमोनियम कार्बोनेट जो होता है दोस्तों, ये माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन यानी कि सूक्ष्मजीवी ऑक्सीकरण जो होता है, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन, इसके फलस्वरूप क्या किस चीज़ का निर्माण होता है? अमोनिया व नाइट्रेट का निर्माण होता है। इस प्रकार समझ सकते हैं। यूरिया को दोस्तों जब मृदा में डाला जाता है तो यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होती है? विघटित होकर क्या बनाती है? अमोनियम कार्बोनेट बनाती है। अमोनियम कार्बोनेट जो होता है ये माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है, विघटित होकर क्या बनाता है? अमोनिया व नाइट्रेट का निर्माण करता है। और इसका राइट आंसर क्या होगा? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरसों की बुआई के लिए बीज दर प्रति किलोग्राम हेक्टेयर है 80 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप लोग बताएंगे इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसमें दो आंसर हो सकते हैं, एक होगा 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, एक होगा 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्यों? क्योंकि जो तोरिया होती है, तोरिया सरसों जो होती है दोस्तों, तोरिया के लिए बीज दर, तोरिया के लिए जो बीज दर होती है दोस्तों वो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। वहीं अन्य सरसों जो होती है, सरसों के लिए जो बीज दर होती है दोस्तों 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और जब हम मिश्रित खेती करते हैं, मिश्रित खेती के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें, तोरिया सरसों के लिए बीज दर जो होती है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सरसों के लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और मिश्रित खेती के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सरसों की आवश्यकता होती है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ये कहाँ है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा डी,
जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, ठीक है, जयपुर राजस्थान में है। इसका पूरा नाम दोस्तों है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, ठीक है। तो ये कहाँ है? जयपुर राजस्थान में है, आप लोग याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो होती है 1988 में, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिस्थापित हुआ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी या पंजाब? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो था वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? पांडिचेरी। और ये कब हुआ स्थापित हुआ था? 1974, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? पांडिचेरी में 1974 में। आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा युग्म असंगत है? सरसों में, सरसों के सामने लिखा है अल्टरनेरिया झुलसा, उड़द में स्टेरिटी मोज़ेक, सोयाबीन पीला मोज़ेक या मूंगफली में कली सड़न? दोस्तों आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसमें जो ये है उड़द, यही सही होगा, क्योंकि जो स्टेरिटी मोज़ेक लगता है दोस्तों, स्टेरिटी मोज़ेक ये किसकी बीमारी होती है? अरहर की, अरहर का बंझा रोग, अरहर का बंझार रोग भी इसे कहा जाता है, बांझपन रोग, ठीक है। अरहर का बंझार रोग जो होता है ये होता है वायरस जनित होता है, और ये क्या कहलाता है? स्टेरिटी मोज़ेक। और इसमें दिया गया उड़द, इसलिए ये गलत होगा। और सोयाबीन का पीला मोज़ेक तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि बहुत ही येलो मोज़ेक जिसे कहा जाता है सोयाबीन का, ये बहुत ही हानिकारक बीमारी होती है, और इससे जो होता है करीब में 30 से 70% तक जो होता है पैदावार घट जाती है। मूंगफली का कली सड़न, इसे क्या कहते हैं? बड नेक्रोसिस, बड नेक्रोसिस डिजीज जो होती है दोस्तों, ये अगर स्टार्टिंग में अगर लग जाए शुरुआती अवस्था में तो पौधा बौना रह जाता है, वायरस जनित बीमारी होती है दोस्तों। और यदि बड़ी अवस्था पे लगता है तो इसके जो शीर्ष भाग होता है और अन्य जो इसकी सहायक मतलब शाखाएं होती हैं पौधे की, मूंगफली की, वो सभी सूख जाती हैं और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, बड नेक्रोसिस, कली सड़न, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड नेक्रोसिस और अल्टरनेरिया झुलसा तो आप लोगों को पता है। अल्टरनेरिया झुलसा में दोस्तों क्या होता है? जो इसकी पत्तियां होती हैं सरसों की दोस्तों, ठीक है, सरसों की जो पत्तियां होती हैं, सरसों की पत्तियों पर क्या होता है? धब्बे पड़ जाते हैं, यानी कि ये टारगेट बोर्ड के समान होते हैं, ब्राउन और येलो कलर के, टारगेट बोर्ड के समान क्या होते हैं? ब्राउन और येलो कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। अल्टरनेरिया झुलसा इसे कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं मूंगफली से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण डिजीज जो लगती हैं मूंगफली से, ठीक है। मूंगफली में टिक्का डिजीज लगती है दोस्तों, मूंगफली में टिक्का डिजीज, मूंगफली में जो टिक्का डिजीज होती है बहुत हानिकारक डिजीज होती है, इसे पर्ल चित्ती रोग भी कहा जाता है, पर्ल चित्ती रोग, ठीक है, पर्ल चित्ती रोग। ये लगती किसके द्वारा है? इसका कारक दोस्तों क्या होता है? सार्कोस्पोरा, सार्कोस्पोरा आर्चिडिकोला, आर्ची सार्कोस्पोरा आर्चिडिकोला, ठीक है, इसका कारक होता है, या
या पर्सोनारा क्या होता है, सर्कोस्पोरा पर्सिनोरा, ठीक है, सर्कोस्पोरा पर्सोनारा होता है या फिर सर्कोस्पोरा आर्चिडिकोला, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और बर्ड निक्रोसिस जो तो आप लोगों को बता ही दिया मैंने, ये किससे लगता है, वायरस जनित बीमारी होती है। और एक और रोग लगता है दोस्तों, रस्ट, सरसों का रस्ट जो होता है, रस्ट अथवा गिरुआ रोग, रस्ट अथवा गिरुआ रोग जो होता है मूंगफली में, पक्सिनिया आर्चिडिस, पक्सिनिया आर्चिडिस, आर्चिडिस, पक्सिनिया आर्चिडिस के कारण ये रोग लगता है दोस्तों, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों का, और मैं आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी दोस्तों। यदि क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आगे का नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में यहीं तक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।